नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पिछले दिनों आपने एक वेब सीरीज देखी होगी भोकाल। यूपी के एक तेज तर्रार आईपीएस अफसर का आपको उसमें चित्रण भी हुआ होगा और आप जानते भी हैं उस आईपीएस अफसर के बारे में। तमाम कहानियां उनको लेकर फिजाओं में तैरती रहती हैं। अब तक 56, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ऐसे तमाम नाम उनके साथ जुड़े रहते हैं। हमने वो दौर देखा है उनका कि जब यूपी के बड़े से बड़े माफिया डॉन में उनके नाम को खलबली लेकर मचती रहती थी। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं नवनीत सिकेरा जी की। एडीजी नवनीत सिकेरा आज हमारे दफ्तर में और आज हम उनसे कुछ अनछुए पहलू पे बात करने की कोशिश करते हैं। सिकेरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो बिल्कुल हीरो हैं, मतलब एक आईपीएस अफसर कम है और आप हीरो ज़्यादा नजर आते हैं। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा एटा के उस गांव से जहाँ पे आपका प्रवेश हुआ। बड़े सामान्य परिवार में थे, गरीबी थी, आईपीएस बनने का ख्याल कहाँ से आया? देखिए, ये जो आप पूछ रहे हैं ये प्रश्न ऐसा है कि मैं इसका जवाब जब भी सोचता हूँ तो थोड़ा सा भाव आ जाते हैं और इंसानियत भावनाएं ऊपर आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से इस प्रश्न को हम लोग बाद में ले लें, पहले हम कुछ थोड़ी और बात कर लें। हाँ, चलिए क्योंकि ठीक है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वो फीलिंग, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है जाना है वो आपके बहुत दिल को छूने वाली चीज़ है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं। आपने जब आप लखनऊ के एसएसपी थे और मेरठ में थे, एक आपने एक नई विधा शुरू करी, आपको लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मतलब आपकी जो सारी खयाती है ना, उस खयाती पे ये वाला पार्ट आपका बहुत ज़्यादा भारी रहा है एक दौर तक। ये जो अपराधियों को मारने वाली जो टैक्टिस जो आजकल चल रही है, ये आपने दौर में शुरू की। एनकाउंटर होते थे, कराए जाते थे? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो नाम है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या जो किलर, ट्रिगर हैप्पी कॉप एटसेट्रा, ये सब आप ही लोग की मेहरबानी है। आप ही लोग अखबार में जब लिखते हैं तो पब्लिक उसको पिकअप कर लेती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं आपको इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, क्योंकि जो सामने आ गई है, जो छप गई है, जो मीडिया में दिखा दी गई, वो तो सबने जानी। पीछे की कहानी नहीं पता है। मैं आपको बताऊं, कोई भी क्रिमिनल जो जो वांटेड होता था, मैं उसके परिवारीजनों को कई कई बार अपने पास बुला के बिठा के चाय पिलाता था। कहता था कि भाई देखो, आप उसको सरेंडर करा दो, वो वांटेड है, त्राही त्राही मचा रहा है यहाँ पर, आप उसको सरेंडर करा दो, जेल में रहेगा, न्याय अपना हिसाब से आगे बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही वो फिरौती मांगता रहेगा, कभी किसी को धमकाएगा, कभी किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेगा, डर का माहौल पैदा करेगा, तो सिस्टम है ये, कोई ना कोई सिस्टम में से उठेगा और उसका जो है उसकी जो उसने जो अपना आतंक फैलाया हुआ है उसके विरोध में वो कुछ ना कुछ उसे करना पड़ेगा। क्योंकि यही हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को एक निर्भय राज दें जहां पे डर ना लगे। देखो, आप कोई भी काम करो, हाँ, डर नहीं होना चाहिए उसमें। अगर किसी का डर है, डर हो तो वो न्याय का होना चाहिए। कानून का डर है तो अच्छी बात है। कानून के अलावा यदि कोई और डर है तो फिर वहां पे एसएसपी बना बैठा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। भाई सिर्फ कानून का होना। लेकिन आपने तो अपना भय क्रिएट कर दिया। मेरठ में दिन दहाड़े आपने कचहरी में आदमी मार दिया। नहीं, मैं आपको वही बताता हूँ, फिर से आपको वही बताता हूँ। ये सब कहानियां हैं और ये सब कहानियां किससे बनते चले जाते हैं। अब जैसे आपने मेरठ छेड़ दिया, पहले मैं वो बात पूरी कर दूं, फिर यहाँ मेरठ ही बताता हूँ कि उसमें ये था कि मैं उनको बुलाता था और कई कई बार आज भी कई क्रिमिनल्स ऐसे थे जिनका इनकाउंटर भी हुआ बाद में, उनके परिवार के साथ मेरे आज भी व्यक्तिगत संबंध बने हुए हैं। कारण यही था कि मैंने उनको हमेशा एक सही राह दिखाई। और बहुत से परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपने लड़कों को, अपराधी की शुरुआती दौर में थे, कमरे में बंद कर लिया और फोन कर दिया, साहब आप आ जाओ। और मैं हमारी टीम गई, उसको अरेस्ट करके जेल भेजा। आगे जो कार्रवाई हुई होगी वो जेल में हुई। डर रहे, मार ना दे आपके। हाँ, नहीं, तो उनसे कहा कि आप, मतलब जब आप वांटेड हैं, न्यायालय आप चाहता है कि न्यायालय में आप प्रस्तुत हो, तो फिर आपको न्यायालय में प्रस्तुत होना होगा। दैट इज वन थिंग। दूसरी बात, आपने ये बात अच्छी उठाई कि कचहरी में आपने मार दिया। अब आप एक बात बताइए, लोग आरोप लगाते हैं कि साहब सिकेरा साहब ने कचहरी में एनकाउंटर प्लान कर दिया। आप बताइए, मैं कहीं से भी आपको, मैं इतना बेवकूफ नजर आता हूँ कचहरी में फायरिंग करूंगा? कचहरी जहां पे 10,000 आदमी होता है। आप इतने हीरो है ना, लोग आपको कहानी असली बताते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप सुनिए ना, जहां पे 10,000 आदमी रोज हो, वहां पे अगर फायरिंग होगी तो बुलेट निकलती है ना, तो पूछती नहीं कि भाई साहब आप कौन हो, आप कौन हो, ठीक है। और वो भी गैंगस्टर, आमने सामने की फायरिंग में
कितने लोग मरेंगे, आपको अंदाजा है? आई थिंक मेरा ये जवाब पर्याप्त है। जो लेकिन वो टीवी में फुटेज आई थी, आप भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने नहीं हुए नहीं, हो, कचहरी में गोली आप घटना गोली घटना चला वो जा। घटना वहां पे गैंग वॉर हुआ था। और मेरे घर के बिल्कुल पास थी कचहरी। तो पास इन द सेंस कि मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता था मेरे घर से और वहां का। तो जब मैंने घटना सुनी वायरलेस सेट पे, तो मैं घर पे ही था उस वक्त, सादे कपड़ों में था, मुझे अभी भी याद है। तो मैं तुरंत निकल के भागा था और रास्ते में जो मेरी बीपी पड़ी थी वो भी पहन ली थी, क्योंकि फायरिंग उस वक्त हो रही थी, मतलब उस वक्त लाइव फायरिंग हो रही थी, तो मैं मौके पर पहुंच गया था। तो वो जो फुटेज आया वो घटना के बाद का है, मेरे जाने के बाद फायरिंग नहीं हुई थी फिर। आजकल ये कहा जाता है यूपी में कुछ पुलिस अफसर ऐसे हो गए कि एक डॉन को हाथ में लेते हैं, दूसरे डॉन के लोग मार देते हैं, दूसरे डॉन के हाथ रखते हैं, इधर वाले मार देते हैं। आपके संग तो ऐसा कभी कुछ चर्चा में नहीं आया? देखिए ना, मैंने आपको वही कहा कि मैंने जो निर्णय लिए जितने, उनमें से हो सकता है कि कुछ में कुछ कमी हो, कुछ में कुछ इलीगैलिटी बची हो, लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह सकता हूं किसी में भी अनएथिकल कंडक्ट नहीं होगा। मेरे एथिक्स पे जिस दिन प्रश्न उठ जाएगा, तो उस दिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ये नौकरी करने का अधिकार है या इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार है। मैंने एथिकली कोई काम गलत नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले कह रहा हूं इस बात को। मैंने एथिक्स पे हमेशा कायम रहा हूं। सिकेरा जी, आप ही की पुलिस है कि अब पिछले 1.5-2 सालों में वही पैर होता है, वहीं पे गोली लगती है, वही एक रटी रटाई तमंचा होता है, उसी में खोख में काट आप पूरी, अगर आप पिछले 1.5-2 साल या पहले की भी आप उठा के देखेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐसा होता है वो टाइप करके रखी हुई है, नाम भरना होता है, वही टांग की गोली। मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिर्फ अपने समय के बारे में टिप्पणी करूंगा, क्योंकि वो मुझे पता है, वो मुझे अच्छे से पता है, और जो मेरा काम है मैं उस पर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैं उसके बारे में जानता हूँ। कुछ पुलिस अफसरों को बड़ी ईर्ष्या होती है कि नवनीत सिखेरा आखिर इंडिया टुडे जैसी मैगजीन में छपते हैं, अखबारों के फ्रंट पेज पे छपते हैं, उनको हीरो कह दिया जाता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट किया जाता है। तो आप मैं में ऐसे बताता कौन कौन से काम होते हैं मीडिया आपको इतना ज़्यादा प्यार करने लगती है? इसका राज ही बताता हूँ आपको। आज पता नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं लगभग 3 साल के बाद मीडिया के सामने आया हूँ। आपने इतने प्यार से बुलाया तो मैं आया हूँ। तो नेचुरली बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, और इतने दिनों से बताने का मौका नहीं मिला, तो इकट्ठी भी हो गई। नहीं, वो लोग आपको इंतजार कर रहे थे, 3 सालों से आपकी चर्चाएं होती थी कि सिखेरा जी इतना आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं। इंडिया टुडे की बात बताता हूँ। इंडिया टुडे में जो चर्चा हुई थी वो कुछ इस तरीके से हुई थी कि मैंने वहां पे देखा मुजफ्फरनगर में, वहां पर करीब 1700 1800 हिस्ट्री शीटर्स की लिस्ट थी, जो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जिलों में हिस्ट्री शीटर 200 300 250 ऐसे होते हैं। मुजफ्फरनगर की बात, मुजफ्फरनगर में 1700 थे। मैंने कहा ये इतने ज्यादा क्यों हैं? ये उसके पीछे की कहानी बता रहा हूँ आपको, और वो बाद में कैसे कहानियां पलट जाती हैं वो आपको समझाता हूँ। कि तो मैंने कहा कि जरा इनका वो लेके आओ, सिजरा लेके आओ, दैट मीन्स की हिस्ट्री लेके आओ, कि इसमें से जो लोग हिस्ट्री शीट में इतने सारे हैं, तो इतने मतलब अपराध भी तो होंगे। और संजय भाई, आप ये जान के आश्चर्य करेंगे, उन 1700 में से तकरीबन 500 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर एक भी मुकदमा कायम नहीं था, और हिस्ट्री शीट खुली हुई थी। तो पहले मुझे बड़ा अचंभा हुआ। हमने कहा नहीं, ये लगता है तुम गलत लाए हो, ये जो है डेटा सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब हिस्ट्री है ही नहीं, तो हिस्ट्री शीट क्राइम है ही नहीं, तो वो हिस्ट्री शीट कैसे बन जाएगी उसकी? तो माय फर्स्ट ऑब्जेक्शन वाज दैट मैंने अपने जो रीडर्स आपको थोड़ा सा टाइट किया। हमने क्या तुम लोग करते कराते कुछ नहीं हो, ये गलत लेके आओ, दोबारा बना के लाओ, 2 दिन का समय लो, लेकिन अच्छे से बना के लाओ। अगेन ही केम विद द सेम डेटा। बोला साहब नहीं है। तब उस दिन पहली बार ये विचार किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी शीट ना हो उसकी शीट खोल दी गई, खोली गई। बाद में थोड़ा सा उसकी और तहकीकात की गई, तो पता चला कि ये जो प्रॉब्लम थी हमारे यहाँ, ये ब्रिटिश जमाने से चली आ रही है। अच्छा। उनके यहाँ हमारे पुलिस रेगुलेशन में एक व्यवस्था ये है कि यदि कोई आदमी लाइमलाइट में आया, जैसे प्रकाश में आया कि ये आदमी इसमें अपराध में शामिल हो सकता है, लेकिन एविडेंस नहीं है, तब भी खोल गई उसकी, तो उसमें नियम है कि उस पर निगाह रखी जाए। पुराने जमाने से 100 साल पहले, तो उसकी शीट खोल देनी चाहिए। अच्छा। तो आज की डेट में भी इसी का फायदा उठाकर जो हमारे कई बार पर्सनल रंजिश हो गई कि मान लो किसी ने पुलिस के खिलाफ बोल दिया, अच्छा तुमने पुलिस के खिलाफ बोला, तो उसमें उस क्लॉज का फायदा उठा के फटाक से शीट ठोक दी उसके ऊपर। तो ऐसे करके शीट जो है, या किसी का प्रेशर आ गया, कोई आदमी मान लो बढ़ रहा है, कोई तरक्की कर रहा है,
उसके लड़के को हिस्ट्री शीटर बना दो, खत्म कर दिया परिवार। तो उसको एक जिसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता रहा बहुत लंबे समय तक। मेरे पास कुछ लोग आकर आए और एक व्यक्ति थे, कोई प्रधान जी थे, वो लेकर आए। तो वो उस आदमी ने फुट फुट के रोया, बताया कि साहब मेरे 3 बच्चे थे, पहले ने सुसाइड किया तो दिल पे पत्थर रखा कि कोई बात नहीं अभी 2 हैं, फिर से बीच वाली लड़की थी उसने भी कर लिया, तो दिल फट के रोया साहब कि ऐसा मैंने क्या गुनाह किया था। और तीसरा था वो मंदबुद्धि बच्चा था उसका, और 2 बच्चे थे, दोनों मर गए। मेरा जिसे कहते हैं रूह कांप गई। मैंने कहा, फिर उसने बताया साहब मैं हिस्ट्री शीटर हूँ। तो पहले तो मुझे झटका लगा कि हिस्ट्री शीटर मेरे से क्यों बात कर रहा है। फिर उसने हाथ जोड़ के बताया साहब मैंने कभी कोई क्राइम नहीं किया, मैंने तो सर आज तक मक्खी तक नहीं मारी। तो उसके बाद से मैं हिल गया था। उसके बाद मैंने ये सब बनवाए सब, तो पता चला ये कहानी एक की नहीं है, बहुतों की है ये कहानी। तो मुझे लगा कि कुछ गलतियां हुई हैं। अब मेरे सामने यक्ष प्रश्न ये था एथिकल वाला, ये बात सब बातें मुझे पता थी। अब मैं इसको बात कहूं या ना कहूं, कहूं तो फिर मेरे ऊपर ही आनी है। मतलब मेरा पुलिस का परिवार है, मैं तो उसकी जिम्मेदारी से बच थोड़ी सकता हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी, हमारे लोगों ने तो किया है ये, वो आनी आनी है। तो एक ये यक्ष प्रश्न था कि मैं इसको खोलूं या ना खोलूं, बात को पी जाऊं या ना पी जाऊं। 3-4 दिन इस मंथन में मैंने बीते। अल्टीमेटली फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसको पी गया तो शायद मुझे जिंदगी भर ये बात जिसे कहता है सालती रहेगी। तुम कुछ कर सकते थे, सिर्फ जो है कुछ कड़े प्रश्नों का जवाब ना देना पड़े, इसीलिए आप बच के भाग गए। फिर मैंने थोड़ा विचार किया, मैंने कहा कि इसमें इसको कैसे करें ताकि मेरे ऊपर कोई प्रश्न ना उठे। तो फिर मैंने कहा प्रश्न कौन उठाता है, मैंने विचार किया, मैंने कहा प्रश्न तो मीडिया उठाता है। तो मैंने वहां पे जितने मीडिया था उन सबको बुलाया एक दिन, और उनको मैंने घर पे बिठा के डिनर कराया, चाय पी, ऐसा कुछ था। और उनको मैंने अपनी अपनी जो मन में बात थी ये बात बताई कि देखो ये बात है, सच है, अब आप बताओ कि इसमें मुझे ये निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई विल गो बाय द मेजॉरिटी, जो आप लोग कह दोगे मैं वो कर दूंगा। एंड दे लाइक द आइडिया। बोला साहब बिल्कुल करिए, जो आप सही है कर दीजिए। होता क्या है, जब एक आदमी हिस्ट्री शीटर बन जाता है ना, पूरा गांव से अलग हो जाता है। उसके बच्चे की ना शादी होती है, ना नौकरी होती है, समाज से अलग थलग जीवन, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जिसे कहते हैं जिंदगी एकदम खत्म कर देता है। वो स्टोरी इंडिया टुडे ने करी थी आपकी, उसकी भी एक कहानी है। तो जब वो ये स्टोरी जब छोटे-छोटे अखबारों में छपी, तो फिर किसी मतलब लखनऊ में ही किसी को पसंद नहीं आई। अब ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो ये क्या हो रहा है, हिस्ट्री शीटरों के साथ बैठ के चाय पी जा रही है। तो उन्होंने भेजा उनको स्टोरी करने के लिए। तो जब वो वहां आए तो उन्होंने देखा, खुद उन्होंने उनसे इंटरव्यू किया, मैंने सब रिकॉर्ड्स दिखाए। तो बेचारे इतने भले आदमी थे, उनकी खुद की आंखों में आंसू आ गए। तो जो उन्होंने फिर सारे फैक्ट्स लेके जब वो चले गए, स्टोरी छप गई, 2 पेज की स्टोरी छपी। वो पहली बार मुझे इंडिया टुडे में छपने का मौका ऐसे मिला। हाँ, उसके में तो उसके बाद उन्होंने मुझसे बताया कि सर भेजा हम तो आपकी नेगेटिव स्टोरी करने आए थे। भेजा। तो वही होता है कि मतलब मैं अब इस मुकाम पे यहाँ आने के बाद मैं सिर्फ एक चीज मैंने महसूस करी है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर कहीं ना कहीं से घुमा फिर के आपकी मदद ठीक है। आप सपने बहुत बहुत बड़े देखते हैं और शायद उसको काफ़ी तक क्रियान्वयन भी कर लेते हैं। हमें याद है 1090 शुरुआत आपने की थी वुमेन पावर के लिए। तो इस तरह की आइडियोलॉजी आपके मन में कैसे आती थी, मतलब कैसे क्रिएट करते थे आप ये सब चीज़ें? क्रिएट नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज क्रिएट करते हैं। होता है क्या है कि देखिए हम सब लोग देखते हैं चीजों को, सामने देखते हैं प्रॉब्लम है, और फिर हम लोग ज्यादातर लोग हमेशा ऐसे होते हैं, सोचते हैं यार है तो है, हम क्या करें, ठीक है। या फिर सोचते हैं अगर हम कुछ करेंगे तो बहुत लोड आएगा हमारे ऊपर, हम क्यों करें, कोई और चलने दो, हटाओ हटाओ, आगे बढ़ो। और मैं भी अगर आप इसको ऐसे देखो कि मैं भी अगर आगे बढ़ने की बात करता तो मैं वो हिस्ट्री शीटर वाली बात नहीं उठाता। और उसके बाद इस बात को कई लोगों ने समझा कि वो गलत हुआ है, तो इस परंपरा पे काफी नकेल हुई है कि अब लोग उस तरह की चीज़ें रेगुलेशन के हिसाब से शीट नहीं खोलते हैं। दूसरी बात, जैसे ये वाली बात आपने बताई 1090 वाली, ये भी ऐसे ही करके जो पीड़ित महिलाएं आती थीं, लड़कियां बोल नहीं पाती थीं, और कई बार बहुत अच्छा वो भी मतलब मैं आपको बताऊं, मेरे पास मैक्सिमम सिफारिशें मीडिया से ही आती थी। सब हमारे एक परिचित हैं, उनकी बेटी को बड़ा दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, और एक दिन में 5-5, 6-6, 8-8, जब मैं डीआईजी था लखनऊ में, तो मैंने सोचा कि इतनी ज्यादा जब शिकायतें आ रही हैं
ये तो शिकायत वो है कि कितने लोग ऐसे जो मुझे सीधे अप्रोच कर सकते हैं, हाँ बता सकता हूँ आम भीड़ में ठीक, हाँ, नहीं कर सकते हाँ, ना। ये 7-8 लोग तो ऐसे हैं रोज जो किसी के माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं, इसका मतलब प्रॉब्लम गंभीर है। और ये तो उसको मैंने महसूस किया, फिर मैंने इंटरव्यू किए लड़कियों के, एक टीम बनाई, तो उनको भी हमने करीब 10,000 लोगों का इंटरव्यू किया, 10,000 10,000 लड़कियों का इंटरव्यू किया, और सिर्फ लड़कियों का नहीं, हर एक एज ग्रुप की लड़कियों का इंटरव्यू किया, महिलाओं का भी इंटरव्यू किया। और ऐसा नहीं है कि एक ही ग्रुप से किया, डाइवर्सिटी, जो स्लम्स में रहने वाली महिलाएं थी उनको भी इंटरव्यू किया, जो अच्छे पढ़े लिखे फिकी मेंबर्स और बड़े बड़े उनकी महिलाओं को भी इंटरव्यू किया। तो उससे क्या उन्हें एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव मिला, हाँ और समझ में आया कि ये प्रॉब्लम ऐसी है जो है, लेकिन कोई कहता नहीं है, इसको दिल में छुपा के दबा के रखती हैं महिलाएं। और होता है क्या, बहुत दिनों तक जब वो दबी रहती है ना, तो वो साइकोलॉजिकल ज़्यादा- डिसऑर्डर की तरह निकलती है, तो लोग कहते हैं देखो गांव देहात में माता आ गई, या ये ऐसा बिहेवियर क्यों है। तो ये इश्यूज थे, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको काम करना चाहिए। सिकंदर जी, आप जनरल, आप जहाँ जिलों में रहे, एसएसपी रहे, एसपी रहे, एडिशनल एसपी रहे, डीआईजी रहे, एक छवि तो बनी है आपकी, मतलब कि वो आप डैशिंग हैं, डायनेमिक हैं, काम करते हैं, एनकाउंटर करते हैं, काम कर बड़े बड़े काम करते हैं। इतना काम करने वाला अफसर, मुझे पता है आप इसका जवाब नहीं देंगे, इतना काम करने वाला है एडीजी, अब भवन निर्माण के कमरे में बैठा हुआ है, फील्ड में नहीं है। कभी लगता है कि मतलब ये नाइंसाफ़ी है, जो काम करने वाले अफसर हैं वो भवन निर्माण करा रहे हैं, तो जो फील्ड नहीं, भवन निर्माण भी जरूरी है, लेकिन आप जैसे अफसर, कितना बड़ा हाँ, काम लेकिन है, आप जैसे भवन निर्माण अफसर, कम बड़ा काम आप नहीं है। जैसे अफसर, सिस्टम की कमजोरी क्या है? मतलब मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आप, हालांकि सवाल मुझे पता है आप नहीं देना चाहिए आपको, लेकिन कभी कभी जनरल खराब लगता है कि जो अफसर ये चिन्हित हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं, संभाल सकते हैं चीज़ों को, इनके आने से ही मैसेज चला जाएगा, पॉलिटिकल दबाव कब तक रहेगा सिस्टम पे? देखिए, ये तो एक इतना बड़ा प्रश्न है कि जिसका जवाब शायद पूरे देश में किसी के पास नहीं होगा। तो मैं तो बहुत छोटा सा प्राणी हूँ। इसमें आपको इतने कभी कभी इतने अच्छा, इतने एक मतलब इतने आपको इतने कभी इतने कठिन एग्जाम्स को आप मुझे मत दीजिए। 3 साल के बाद इंटरव्यू दे रहा हूँ, पता चलो मैं पहले में फेल हो जाऊंगा। आपको अच्छा कभी कभी खुद लगता है, आप जिस चीज़ के जो मास्टर है, जिस चीज़ का, मैं अखबार में अगर खबर लिखने वाला हूँ, मुझे किसी के लाइब्रेरी में बैठा मैं दिया, फिर से बताऊं कि देखिए, होता क्या है कि इंसान को इवॉल्व करना चाहिए। आप जो एक काम एक समय में कर रहे हैं, आप हमेशा वो काम नहीं कर सकते। इट्स लाइक दिस कि जो है कपिल देव साहब या सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा क्रिकेट खेलते थे, बट नाउ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम दिस, बिकॉज उनको पता है कि वो स्किल सेट उनके पास अब नहीं है, तो समय से आपको वो चेंज कर देना। ये नहीं कि हम मान सकते भाई नहीं आपने बहुत अच्छा खेला है इसीलिए आप हमेशा खेलते रहो। लेकिन आप तो रिटायर क्यों नहीं, क्योंकि फिर छक्का मारी तैयारी में, मुझे करना नहीं चाहिए निजी बात, लेकिन आप 3 साल गायब हुए और सुना है कि आप एक धमाकेदार, एक बढ़िया सी किताब लिख रहे हैं आजकल। आई एम सो थैंकफुल टू दिस आइडिया, इस किताब को लिखने का, कि इसके चक्कर में मैंने अपने देश को समझ लिया, अपने देश की संस्कृति को समझ लिया, अपने देश के इतिहास को समझ लिया, और स्पेशली जिस कालखंड की ये बुक है उसके बारे में जितना मटेरियल था इंटरनेट पे या बड़े से बड़े हिस्टोरियंस के पास, मैं उनके पास जाके पर्सनली उनसे लिंक्स ले लेके मटेरियल मैंने इकट्ठा किया, रिसर्च पेपर्स पढ़े, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट पे गया, बहुत रिसर्च की, जैसे कहता ना इन डेप्थ रिसर्च करी, सीखने को बहुत मिला। मतलब जैसे कहता ना कि आप मेरे चेहरे पे खुशी देखें, आनंद की खुशी अनुभूति होती है कि मैंने कहा जो पिछले 4 साल लगाए हैं। और एक आप मेरा नेचर आप समझ ही गए हैं कि हम तो किसान हैं। पुराने जमाने में कहा जाता था कि 7 बार जब जोतोगे खेती को तो बढ़िया निकलेगी, तो हम लोग 7 बार ही, हमारे पिताजी और हमारे बाबा जान जो दादा जो जोते थे। आपसे जब बात हुई तो मैं डर गया, आप मुझसे पतला होने की कहते हैं कि लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप आज, अच्छा आप खुद बताइए आप सोते कहाँ पे हैं? ये बड़ा मतलब ये है बात निजी, लेकिन लोगों को जानना चाहिए। आईपीएस अफसर मतलब लेविश बेड, लेविश बिस्तर, आप जरा बताइए, जरा लोगों को यकीन नहीं होगा कि क्या अगर मैं अपने जो मेरे घर पे मेरा असिस्ट बंदा है पूरन लड़का, मैं उसको अभी बोलूं कि मेरा बेड का फोटो भेज दो, आप यकीन नहीं करेंगे। हम ऐसे ही करें, बाकी लोगों को भी जानना चाहिए। मतलब मैं शुरू से जमीन पे सोता हूँ, जमीन पे सोते, हमेशा जमीन पे, बिना तकिए के सोते बिना हैं, तकिए के, बिना गद्दे के सोते हैं आप? अब सर्दियों में गद्दा लगा, हाँ। गर्मियों में गद्दा नहीं, गर्मियों में सिर्फ पतली सी दरी पे सोता हूँ, जिस पे हम लोग योगा करते हैं, इसको मैट, योगा मैट। आप उस पे सोते हैं, बिना तकिए के सोते हैं। ये कब से कर रहे हैं आप? इसको याद नहीं। शुरू से पढ़ाई के दिनों से। मतलब जब आप एसएसपी थे, डीआईजी थे, तब भी आप मैट पे सोते थे जमीन पे, बिना तकिए के? नहीं, तकिए तो लगा लेते हाँ, कभी कभी, मैं लेकिन मतलब जमीन पे सोता था। जो गद्दे वाले बेड होते ना मुलायम वाले,
नींद नहीं आती उस मेरे को। गर्मी में एसी भी नहीं चलाते हैं, सुना है? नहीं, एसी बहुत कम चलाता हूँ, मतलब रेस्ट ऑफ कोई गेस्ट आ जाएगा तो चलाऊंगा, जनरली मैं आई डोंट लाइक एसी। ये कुछ गड़बड़ सा नहीं है मामला? नहीं गर्मी में बैठना, दरी पे सो साइनस जाना का मतलब। प्रॉब्लम है मुझे, इसीलिए एसी नहीं चलाता हूँ। मतलब लेकिन बाकी लोगों के लिए सुन की परेशानी वाली बात नहीं है। आईपीएस तो मतलब होता है राजा है, आईएएस आईपीएस राजा है, मतलब उसके लिए पूरा पूरा सिस्टम उसके लिए, वो दरी पे सो रहा है, बिना एसी सो रहा आपको है। मैं एक फोटो दिखाऊंगा, मैं जब लखनऊ का एसएसपी था तो एक घटना हुई थी, उसके बाद मैं इतना थक गया था 3-4 दिन के बाद, तो मैं ड्राइंग रूम में आया और बैठ गया, कुछ थोड़ा सा निराश भी था, जो प्रोग्रेस हुई थी उस घटना की तो उससे निराश हो गया था, दुखी था थोड़ा सा। तो मैं जो है वहीं पे ज़मीन पे, मतलब मेज खिसकाई, ऐसे करके वर्दी पहने, जूते पहने, वहीं लेट गया ऐसे करके, ऐसे उल्टा होकर लेट गया, और मैं सोता रहा काफ़ी देर तक। तो बाद में मेरी हल्की सी आंख तब खुली जब मैंने देखा कि जो है पीछे से मेरी वाइफ आके ना वो शूज वूज खोल के ले जा रही है, उन्होंने कहा जगाना मत, सो जाने दो। आई स्लेप्ट 4 आवर्स, 4 घंटे में जमीन पे, बिल्कुल खालिश जमीन पे, फर्श पे सोता रहा। तो देखो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हम लोग ना ईश्वर का बनाया हुआ एक क्रिएचर ही है, तो हम लोग नेचर के जितने पास रहेंगे उतना अच्छा है। मैंने सुना है अभी भी आप रात के 12 बजे 11 बजे जिम करते हैं? अब जाऊंगा ना इसके बाद। रात में जिम करेंगे कितनी देर? नहीं, देर तो नहीं, मतलब रोज तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी आधा घंटा, कभी पौना घंटा, कभी 1 घंटा, कभी अगर मित्र मंडली अच्छी मिल जाती 2-2 घंटे जिम करते हैं अभी भी? ये जो जिंदगी की फिलॉसफी है सिकेरा जी, आपने जीवन का हर पहलू देखा है। मैं फिर पहली वाले सवाल पे आऊँगा। बहुत छोटा परिवेश था, पिताजी बहुत साधारण स्थिति में थे, आईपीएस बनने का ख्याल कहाँ से आया? मुझे पता है कि बहुत सवाल आपको बहुत हर्ट भी करता है या दुख भी पहुँचाता है, पिताजी नहीं रहे दुनिया में। क्या मामला था, क्या कारण थी जब आपने सोचा था आईपीएस बनेंगे? देखिए, आईपीएस बनने का तो मतलब आप ऐसे समझ लें कि आज मैं बड़ा दिल खोल के बोल रहा हूँ, इससे पहले कई बार चीज़ें आप, ऐसा नहीं है कि मैंने चीज़ें झूठ बोली हो, कभी झूठ कभी नहीं बोली कहीं, लेकिन कई बार होता है ना आप उनको बोलते नहीं हैं। लेकिन आज पता नहीं मेरा मन कर रहा है, नया साल है तो बोलूँ। मेरे गांव में और मेरे घर में, पूरे गांव में मिला के जो सबसे बड़ा पद उस समय जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब की बात बता रहा हूँ, वो अभी भी शायद वैसे ही है, कोई फर्क नहीं आया। सबसे बड़ा पद जो हमारे यहाँ होता था वो आर्मी में, फौज में जो है सोल्जर का, या पुलिस में सिपाही का। इससे ऊंचा पद हमारे गांव में कोई है ही नहीं। मैं उनके बीच में पला बड़ा हूँ। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इंसान सपने उतना दिखता है जितना उसको आसपास दिखता है, उससे थोड़ा ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हम जो चीज अपने आसपास देखते हैं उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा। अगर वो पुलिस में सिपाही हैं तो हम सोच रहे हैं हम सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इससे ज्यादा देख ही नहीं सकते। मतलब इससे ज्यादा आप कुछ विजुलाइज नहीं करेंगे, विजुलाइज ही नहीं करेंगे उससे। तो हमारी भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। शुरुआत होती है कि शुरुआत में मेरे पापा का ड्रीम था कि बस हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बस इससे बड़ा कोई ड्रीम था ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन किसी का ही नहीं थी। तो मेरी आ गई फर्स्ट डिवीजन, तो बड़े खुश हुए इस बात से। उसके बाद था कि अब 12th में भी आ जाए, तो 12th में भी आ गई। उसके बाद फिर मैं एडमिशन लेने गया बीएससी में, तो एटा में जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ पे बीएससी का कोई कॉलेज नहीं है, बीएससी का कोई कॉलेज था ही नहीं, मतलब थोड़ा सा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अभी भी है या नहीं मुझे पता नहीं, मतलब अब तो बहुत दिनों से आना जाना नहीं हुआ, लेकिन उस वक्त जो है बीएससी करने के लिए आपको बाहर ही जाना था। तो पहली बार मुझे जिसे कहते हैं जिंदगी के पहले झटके तब लगे जब बीएससी में एडमिशन के लिए दिल्ली में एक बार गया था। तो कॉलेज में गया तो फॉर्म हम ले लेते थे, पैसे दे दिए, फॉर्म ले लिए, अपना फॉर्म भरा, और पता चल जाता था कि एडमिशन तो होना नहीं है, क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट है वो सीबीएसई बोर्ड की हुआ करती थी, हम तो यूपी बोर्ड के, वो भी हिंदी भाषी। तो हम लोग का जो टॉपर होता था वही 85% पे होता था, वहाँ पे सिलेक्शन 95 पे होता था। तो मतलब लेकिन ये सोच के कि शायद यूपी बोर्ड को कंसिडर कर लेंगे, एडमिशन फॉर्म भर देते हैं, ये सब प्रोसेस चल रहा था। तो एक कॉलेज में हम पहुंचे तो बस से जाते थे, एटा से बस जाती थी तो 9 घंटे लगते थे, 25 रुपए गाँव में? नहीं, एटा से दिल्ली, बस एटा से दिल्ली बस से जाते थे, 9 या 10 घंटे लगते थे उसमें, और 25 रुपए किराया लगता था, और मुझे अभी भी अच्छे से याद है।
तो सुबह जाके ISBT में जाकर अपना मुंह धोया और अपना किसी से पूछ पाछ के कॉलेज नॉर्थ कैंपस पहुंच गए। वहाँ पे एक जिंदगी का बहुत झटका ये लगा था कि एक कॉलेज में जब पहुंचे तो थोड़ा सा थके हुए थे, रात भर की जगह हुए, नींद भी नहीं आई। तो शक्ल देखते बोलता है कि तुम कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि सर नहीं ये भी नहीं बोला कहाँ से हो, बोला तुम यूपी से आए हो बिहार से आए हो, शक्ल पे लिखा था। तो मैंने कहा मैं यूपी से आया हूँ। बोला अच्छा क्यों आया हो? कि एडमिशन लेना है। फॉर्म चाहिए? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा, उसने पूछा फॉर्म चाहिए? मैंने कहा हाँ जी फॉर्म चाहिए। तो वो आदमी आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या था, तो एक दो मिनट बात करके कहता चल रुको मैं आता हूँ। यही केम आउट विंडो जो होते हैं क्लर्क जो होते हैं, वो क्लर्क ही रहा होगा बाबू। वो उठ के बाहर आया और जो है आके मुझसे बोला कि अच्छा बताओ पिताजी क्या करते हैं। वो एक दो प्रश्न पूछे, वो कंधे पे हाथ रख के लेके चल दिया मुझे ऐसे बाहर के। और बोलता है देखो ऐसा है, यहाँ दिल्ली में कोई हिल्ला नहीं लगेगा तुम्हारा, ठीक है, माँ बाप ने जो कमाया है बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और जेब से ₹2 निकाल के उसने दिया मेरे को। कौन से सन की बात हो गई है? ये बात है 87 88 की। ₹2 निकाल के दिया कि यहाँ से मुद्रिका जाती है कोई बस, तुम बैठो सीधे ISBT जाओ। तो मैं आके बैठ गया बस में। अब मुझे बड़ा रोना है, अब बहुत छोटा था, 15 16 17 साल का मुश्किल से उम्र है, अब बड़ा रोना है मुझे। तो एक दो आंसू निकल गए बस में। अड़ोसी पड़ोसी ने देखा तो खैर कंट्रोल किया अपने आप को, कोई बात नहीं, जिंदगी का फलसफा है, देखना पड़ता है। फिर थोड़ा और आगे गए तो ISBT आ गया। तो ISBT पे जाके कुछ खाने वाने को लगा, तो वहाँ पे एक फिर कुछ खा रहा था मैं, तो उस जमाने एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था कयामत से कयामत तक। उसका गाना बज रहा था, आमिर खान वाली। आमिर खान वाला गाना बज रहा था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। वो गाना बजने लगा और मुझे वहाँ बिजली लेकर भगा दिया गया, फॉर्म तक नहीं मिला। मेरे ऐसे आंसू निकलने शुरू हुए वहाँ पे बैठे बैठे, तो फपक के रो पड़ते हैं। तो अब लोग इकट्ठे हो गए आसपास कि आप अरे क्या हो गया बच्चे को, कुछ पैसे वैसे खत्म तो नहीं हो गए, पर्स छिन जाता तो लोग रोते हैं। तो ऐसे करके मैं वहाँ रो पड़ा, मतलब यंग बॉय स्क्रीमिंग हो गई। तो वही होता ना कि जिंदगी में, मैं आपको एक बात बताऊं संजय भाई, कि जिंदगी में अगर आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है ना, कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है ना, तो आप मान के चलो आप कुछ अच्छा कर भी नहीं रहे हो। क्योंकि जब जब आप अच्छा करोगे या आप कुछ वर्थवाइल करोगे तो आपका मजाक उड़ेगा, आपकी बेइज्जती की जाएगी, आपके पीछे प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाएगा कि ये क्यों कर रहा है। तो बस उससे डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। एक वो और वाक्य जो बहुत जुड़ा हुआ है, किसी दरोगा ने कुछ शब्द कह दिया पिताजी को, वो इसके बाद का वाक्य है। पहले तो यहाँ शायद टर्निंग पॉइंट IPS वाला। हाँ, उसके बाद फिर ये था कि इसका पॉइंट का ये हुआ कि दिल्ली विल्ली घूमने से ना थोड़ा सा मुझे समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग एग्जाम कैसे दिए जाते हैं। हम लोग 12th तक यही नहीं जानते थे कि IIT होती क्या है, डिडंट नो। सी मैंने तक एटा छोटा सा जिला, छोटा गांव, हाँ जानते ही नहीं थे कि IIT होती क्या है। लेकिन हाँ जो एक साल खाली रहा उसमें ना खूब लोगों से मिला, तो खूब हार्ड वर्क किया। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताऊंगा सारी बातें, उस वक्त ड्रीम सिर्फ इतना सा था कि कहीं भी एडमिशन हो जाए, मतलब IIT रुड़की ये तो बहुत बड़े नाम थे भाई, हमारा तो ऑर्डिनरी BSc कॉलेज वाला तो एडमिशन नहीं दे रहा। तो हम तो सोचते थे कि कोई बिल्कुल घटिया से घटिया कॉलेज में बस हो जाए, हाँ मतलब थोड़ी सी इज्जत बच जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी का था, नौकरी मिल जाएगी, थोड़ी सी 4 पैसे कमा लेंगे और क्या। तो नौकरी बड़ी छोटी वाली तब तक सोची, सबसे मतलब कि बस सिपाही वाली कुछ भी हो जाए, कुछ भी मिल जाए, मतलब कुछ भी मिल जाए, इससे ज्यादा ड्रीम था ही नहीं, मतलब कहीं एडमिशन हो जाए, ये था कहीं एडमिशन हो जाए। तो उसी क्रम में मैंने एग्जाम दिया था, एक पोस्ट भी लिखी थी। तो उसमें मैंने लिखा था कि मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा के ले गए थे एग्जाम दिलाने के लिए, साइकिल वो भी मांगी हुई। तो उससे थोड़ा सा इंप्रेशन ये गया था कि क्या मैं ऐसे परिवार का हूँ जिसमें साइकिल भी नहीं थी। ऐसा नहीं है, दरअसल वो मेरी जो सेंटर था वो आगरा में पड़ा था, तो आगरा हम लोग बस से गए थे। तो वहाँ पे कोई हमारे रिश्तेदार लोग रहते थे पुलिस PAC में सूबेदार, उनके घर हम लोग रुके थे जाके, तो उनसे साइकिल मांगी थी। तो हमारे भाई साहब हैं, अभी भी हैं, रिटायर्ड हो गए अब तो
उस साइकिल पे बैठ के जब हम एग्ज़ाम देने गए तो एयरफोर्स स्टेशन में कोई केंद्रीय विद्यालय है वहाँ पर था सेंटर, मेरा अभी भी याद है। तो संजय होता क्या, जैसे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के बच्चे, गांव देहात की फैमिली के बच्चे क्या देखते हैं वहाँ पे, जो हमने देखा ना, तो देखा कि वहाँ पे बच्चे कार से आए हुए हैं और कार में भी ना उनके पेरेंट्स या टीचर कुछ कुछ उनको पढ़ाए जा रहे हैं। अब मैं ऐसे करके देख रहा हूँ तो कार में भी पढ़ रहा है, इस किताब का नाम पढ़ रहा था, इस किताब का नाम क्या, आई डिडंट नो। हमने तो अपनी छोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई थी, तो एकदम जिसे कहते ना डर गया, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े स्मार्ट लड़के, और मैं कहाँ कर पाऊँ, वो सब इंग्लिश में बोले, इंग्लिश सुनते ही मैं डिप्रेशन में चला जाता था कि यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। अच्छा आप देखो हिंदी भाषी के साथ यही होता है, अगर कोई अच्छी इंग्लिश बोलते तो बेचारा आधा होपलेस हो जाता है, अब आता हुआ नहीं लिख पाएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का इतना बड़ा हुआ है। तो जब ये हो रहा था तो माय फादर समझ गए इस बात को कि ये इनके मतलब नर्वस हो रहा है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये सब देख दाख के, तो हमको दूर ले गए वहाँ से। बड़े समझदार इंसान थे मेरे फादर, दूर ले गए, वहाँ बैठा के उन्होंने कहा कि देखो, नवनीत कहते थे हमसे वो, कि हमने तुमको, मेरे को कहा कि इधर बैठो, उन्होंने कहा नवनीत हमने तुमको देखा है मेहनत करते हुए, तुमने इतनी मेहनत की है, रात रात तुमने मेहनत की, तुम्हारा पक्का हो जाएगा, आराम से एग्जाम। पिता ने कहा, हाँ, डरने की जरूरत नहीं, बढ़िया से एग्जाम दो। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी उधर खड़ा हुआ था, मैंने इनकी बातें सुन रहा था, बहुत से लड़के तो यहाँ सिर्फ ताजमहल देखने आए, चिंता मत करो एग्जाम दो। तो फिर मैंने हिम्मत करके एग्जाम दिया, एक पेपर हो गया, दूसरे पेपर में थोड़ा सा बुखार हो गया, पापा तुरंत गए साइकिल पे, गोली लेके आए, टैबलेट खिलाई मुझे, मैंने लिटा दिया वहीं पे घास में कि बुखार न चढ़ जाए। लेकिन बस ईश्वर की बहुत कृपा थी, और वहाँ से पापा बैठे हुए, 2 दिन का एग्जाम होता था उन दिनों, तो हमसे बोले, फिर वो मैथ्स के ऊपर के बाद ही बोल दिए थे, बोले कितना हुआ, हमने इतना कर दिया, बोले तुम्हारा हो जाएगा, रुड़की है ये, रुड़की में ऐसे नहीं होता। बोले नहीं हम बैठे हैं यहाँ पे, हम सबसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कितने हुए, तुम्हारे बहुत हुए, हो जाएगा तुम्हारा। पिता की मेहनत और पिता का सपना था। हाँ। है ना, वो शायद ईश्वर की कृपा से। बहुत नाजुक विषय है ये सिकेरा जी के लिए। पिता को बहुत प्यार करने वाले अफसर हैं वो। मैंने उनकी पर्सनल ज़िंदगी में, मुझे इंटरव्यू के बीच में पूछने नहीं चाहिए सवाल, लेकिन ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि खास तौर से नौजवान पीढ़ी और जो रिश्ते आज टूट रहे हैं, पिता का पुत्र से रिश्ता बहुत अलग अलग हो गया है। एक आईपीएस को आप देखिए, जानिए, महसूस करिए, उनकी आंखों में आंसू हैं, वो इंटरव्यू बीच में पानी पी रहे हैं, केवल उस पिता की याद में कि जो साइकिल से बिठा के अपने बेटे को लाया, एक एक पल को महसूस कर रहा है। तो आप उस रिश्ते की गहराई को महसूस करिए। और इस दौर में इस आईपीएस के अलावा एक पिता पुत्र की कहानी, इसीलिए मैं इस इंटरव्यू को ब्रेक नहीं कर रहा हूँ बीच में, भले वो ना सिकेरा जी ना समय भावुक हो रहे हैं। सिकेरा जी, मैं सॉरी, मैं आपको इसलिए मिला रहा हूँ, लेकिन इस दौर में पिता और पुत्र का रिश्ता जब अब बिल्कुल सब कुछ भौतिकता में बह गया है, एक कोई इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, किसी दरोगा ने कुछ पिताजी ने कह दिया था, वो जब मैं शायद वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। रुड़की में चला गया था मैं, तो रुड़की मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद मेरे फादर ने उनका रिटायरमेंट आ रहा था, तो उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेजुटी वगैरह होती है वो सब देने का निकल के कहा कि चलो एक मकान बनवा लेते हैं। तो एक छोटा सा मकान जो है बनाना शुरू किया, तो प्लॉट लिया था, तो उस प्लॉट पे उन्होंने बना दिया। तो चूँकि वो ब्लॉक में ही थे, काम करते थे, तो ब्लॉक की जानकारी उनको ठीक ठाक थी, तो ठीक ठाक तरीके से उन्होंने अपने लिया। लेकिन कुछ थे उस वक्त पड़ोसी लोग, कुंडा भाई लोग, दादा भाई लोग, उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। तो अल्टीमेटली जब ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो फिर आप पुलिस के पास ही जाते हैं। तो हम पुलिस के पास कभी कोई गए नहीं, बहुत डर। तो फिर मेरे फादर ने हमको फ़ोन किया, उस ज़माने फ़ोन भी नहीं होते थे, तो फ़ोन भी वो पीछे किसी क्या करो तो खबर कर देते थे कि वहाँ चले जाओ। तो मैं भी इंजीनियरिंग करके पास आउट हुआ ही था उसी साल। ये बात शायद 93 की है, हाँ 93 की, या 93 की या 94, दो में से एक।
मैं इंजीनियरिंग में पास कर चुका था। तो हम अकेले नहीं, 5-6 लोग मिलके गए थे। एक डिप्टी एसपी साहब थे, उनसे मिलने के लिए। इट वॉज नॉट दरोगा, ही वॉज डिप्टी एसपी। दरोगा वॉज नाइस, मतलब जो सच है वही बताऊंगा आपको। उसने कहा था वो आप बिल्कुल सही हैं, थोड़ा सा आप उनसे मिल लीजिए। तो वहाँ हम मिलने गए, तो वो पहले से ही जिसे कहते हैं प्रीकंसीव्ड तैयारी थे कि हमको क्या बोलना है। तो मेरे फादर ने जब हम लोगों ने बात की तो मैं जगह ही नहीं थी खड़े होने की, मैं खड़ा हुआ था सिर्फ। तो उन्होंने बातचीत में मेरे फादर ने कहा कि सर देखो, जो लोग वहाँ झगड़ा कर रहे हैं आप उनको बुला के उनसे पूछो कि तुम्हारा कोई पेपर है, कोई रजिस्ट्री है, कुछ होना चाहिए ना, लोकल स्टैंडर्ड क्या है। मेरे पास सब रजिस्ट्री है, आप देख लो एक बार। उनके पास क्या है वो आपको दिखा दे और आप देख लो। उनका अपना सीधा था कि मुझे कुछ नहीं पता, कि अगर झगड़ा हुआ तो मार की लाठी बंद कर दूंगा। पिता से बोलिए सबके सामने से। तो मेरे फादर ने ऐसे करके कागज दिए कि सर आप प्लीज एक बार देख तो लो। तो कागज कल वहां पर ऐसे फेंक के मारा, वो ऐसे उड़ता हुआ उनके मुंह पे लगा के। वो बहुत कष्टदायक था। देखो होता क्या ना, कभी भी किसी बाप की उसकी बेटे के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो बहुत कष्टदायक था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। काम नहीं करो ठीक है, कोई बात नहीं, बट डोंट इंसल्ट माय फादर। तो मेरे फादर ने फिर यही कहा कि देखो आप, मतलब सब लोग घबरा गए एकदम से, लाठी मार के बंद कर देंगे, सब बातें हुई और बहुत कुछ कहा उसने। मैं खड़ा हुआ था। तो मेरे फादर ने एंड में, देखो होता क्या है कि उनके पास क्या था, कुछ भी नहीं, ले दे के मैं ही था, मैं इकलौता लड़का हूँ और तो कोई था ही नहीं आगे पीछे। तो उन्होंने कहा कि सर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मेरी बेइज्जती मत करिए, मेरा लड़का भी रुड़की से क्लास 1 इंजीनियर, यही शब्द थे। तो दिस मैन ने जो है इतना गंदे तरीके से बोला, ऐसे इंजीनियर अच्छा धौंस देते हो, मारे मारे फिरते हैं, निकलो यहाँ से वरना बाहर फेंको, कुछ गंदा बोला। तो बस पापा को हाथ पकड़ के वापस ही ले आया बाहर, की इससे ज़्यादा बेइज्जती की जरूरत नहीं है, बाहर चलते हैं। फिर मैंने युवा था तो मैंने कहा पापा चिंता मत करो, ये 200-300 गज जमीन है, इसके पीछे आप लड़ रहे हो, आप मुझे समय दो। कॉन्फिडेंस आ गया था तब तक, रुड़की से आने का, कंप्यूटर साइंस से था उस पर, कॉन्फिडेंस बहुत था कि अब तो, क्योंकि सी अच्छे कॉलेज में जाने का फायदा ये होता है कि ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको ये पता होता है यही तो है बेस्ट, यही तो बेस्ट। हाँ तो इनको देख लिया आपने। तो मैंने कहा मैं 1 साल का समय दो, इससे बढ़िया जमीन खरीदेंगे, इससे बढ़िया घर बनाएंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन तब एक बात समझ में आ गई थी मेरे उस वक्त, जब 3-4 दिन हो गए, मेरे फादर का वेट एकदम से गिरना शुरू हो गया, नीचे आना शुरू हो गया। तो मेरी मदर को एहसास हो गया कि इनको ना कोई बात ऐसी चुभ गई है कि, तब मैंने सोचा इस बात को। और उस दिन एक जिंदगी का बड़ा फलसफा समझ में आया, बचपन में ही, जल्दी ही उम्र में समझ में आ गया कि हम लोग जो युवा होते हैं ना, हम लोग सपनों में जीते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन एक बुजुर्ग रिटायर्ड आदमी के पास सपने नहीं होते, उसके पास यादें होती हैं। उनकी जो शानदार यादों की जर्नी थी ना, छोटे आदमी थे, बड़े इज्जतदार थे, कभी कोई जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया कि किसी को सामने नजरें झुकानी पड़ी हो। उनके आखिरी चैप्टर पे ये बड़ी बेइज्जती हो गई थी उनकी, और उसको वो जैसे कहता ना कि आपका जो रिस्पेक्ट था, इज्जत तो थी उनके पास, और क्या था वो आपने छीन लिया। वो भी किसके सामने, उसके अपने ही भतीजों के सामने, जिनको पढ़ा लिखा के बड़ा किया, जिनको बताया कि आप पढ़ो लिखो, आप न्याय से चलो, उन्हीं के सामने आप बेइज्जत हो गया। तो जैसे कहते हैं ना कि आपने उनका जो ऑनर होता है ना, रिस्पेक्ट, वो खत्म कर दिया। उस दिन आपके मन में ख्याल आया वो नहीं करना चाहिए था। तो मैंने कोशिश की उस वक्त के जो एसपी साहब, डीएम साहब, सबसे कुछ इसमें हो, जैसे आम आदमी जाता भागा फिरा, कुछ हुआ नहीं उसमें, अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन जाके कहीं किसी मंदिर में, मैं माँ काली का भक्त हूँ तो उनके मंदिर में जाता हूँ, तो मैं मत्था टेके हुआ था, अंदर से एक ख्याल आया कि तू क्यों नहीं बन सकता, करते रही।
तो वो जुनून फिर पैदा हुआ। और यहाँ ये बात तो खैर मैंने बताई है, आपको जान के आश्चर्य होगा, जुनून से तैयारी की और कोई कोचिंग नहीं ली मैंने, कोई कोचिंग कोई कोचिंग नहीं। एक किचन थी, वो कुर्सी मेज आज भी है, 30 रुपए की कुर्सी मेज बनवा के लाया था मैं। 30 रुपए की मेज और कुर्सी अलग, कुर्सी तो थी पहले से, वो कुर्सी मेज आज भी है मैंने, आज भी रखी हुई आज है, भी संभाल के रखी हुई है, याद है इससे जुड़ी हुई। और कमरे में बैठ के जिद में, जुनून में फोकस करके तैयारी की, ईश्वर को साक्षी मान के। और मैं बहुत इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बहुत दिया, मतलब मेरे पापा के जीते जी मैं आईपीएस बना, इसी कारण बना। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ उसको, कि एक दिन पुलिस का एक अदना सा अधिकारी मेरे पापा को गाली देके बाहर निकाल रहा था। बीच में अपने डीजीपी थे विक्रम सिंह सर, हाँ। तो उनको कहीं से पता चल गया था इस करने के बारे में, तो बोले कि ये मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। बोलते माय सन, मैंने ये सुना ही, इज इट राइट? मैंने कहा सर ये बात सही है, और बिल्कुल सही है। बोले अच्छा बाबूजी का नंबर क्या है? वो डीजीपी थे उस पर। बोले बाबूजी का नंबर क्या है? ये नहीं बोला कि तुम्हारे पिता का नंबर क्या है। मैं उनके द्वारा दिए गए सम्मान को लाइफ कभी मैं नहीं भूलूंगा। बोले बाबूजी का नंबर क्या है? मेरा सही नंबर है। तो मैं सोच रहा था कि डीजीपी सर है, अभी बताएंगे, फोन मिलाएंगे ना, खुद डायल किया। बोले मैं विक्रम सिंह डीजीपी बोल रहा हूँ। हमारे पापा समझ ही नहीं पाए, वो सोच भी नहीं सकते थे कि डीजीपी फोन कर रहा था उनको। तो उन्होंने फिर कहा दोबारा कि बाबूजी प्रणाम, मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह बोल रहा हूँ, आपका बेटा नवीस सामने बैठा है। तब उनकी समझ में आया कि उससे कौन बोल रहा है। तो जब उन्होंने बाबूजी कह के प्रणाम करके उनसे बात की, उस दिन मेरी आंखों में आंसू आए थे कि आई थिंक कि ईश्वर ने जो किया, जैसे किया, अच्छा किया। मुझे लगता वो है सबसे मीठा पल है डीजीपी ऑफिस में मेरा, और उस पल को मैं हमेशा याद करता हूँ, हमेशा याद करता हूँ। और दिल सम्मान से भर जाता है कि उच्च अधिकारियों को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। फिक्र जी बहुत आज भावुक हुए मुझे भी। आप मतलब जो लोग आपको एक बिल्कुल रफ टफ, एक डॉन और एक माफिया को लड़ने वाला देखते हैं, वो आज आपकी इमोशनल बातें देख के हैरान होंगे। लेकिन ये जो अंदर भाव है आपके, क्या आपको लगता है ये भावनात्मक भाव है इंसान को और अच्छा इंसान बनाती है ना? जो इंसान सेंटिमेंटल नहीं होता, भावनात्मक नहीं जुड़ा देखिए, होता। इंसान के अंदर अगर इमोशंस नहीं है ना, तो वो फिर इंसान ही कहाँ बचा। इंसान को जानवरों से अलग क्या करती है? कौन सी एक ऐसी वृत्ति है जो उसको अलग करती है? क्योंकि हमारे अंदर भावना है, हम लोग दर्द समझते हैं, महसूस करते हैं। मुझे लगता है इंटरव्यू हम लोगों ने आज बहुत लंबा किया। बस एक आखिरी सवाल, जिंदगी में अब और क्या चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं? क्योंकि आपने फेमस, वैभव, आईपीएस, बढ़िया सुर्खियाँ सब बटोरी है, अब क्या चीज़ बची जिंदगी से जो आप चाहते हैं? मैं मतलब संजय भाई, ये प्रश्न आपने वो पूछ लिया जो कि दिल के बड़े करीब होता है। मैं अक्सर जब अपने घर से निकलता हूँ तो एक छोटा सा मंदिर पड़ता है, मैं हमेशा मत्था टेकता हूँ उसमें। अलावा जब ट्रांसफर हुआ था तो मेरी किस्मत की बात है, घर से निकलते ही फिर एक छोटा सा मंदिर, दुकान में छोटा सा मंदिर, अभी भी एक दुकान में छोटा सा मंदिर है, मत्था टेकता हूँ। और जब मैं मत्था टेकता हूँ, जमीन पे टिकाता हूँ, आपको मैं दिल की बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ अंदर से, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मतलब मैं कहाँ था, मेरे साथ के लड़के भी गाँव में ही हैं, या बेटा चुटपुट है, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया। मैं पिछले कई सालों से ये सोचता हूँ कि कुछ मांग लूँ, हिम्मत नहीं पड़ती मांगने की। अब क्या मांगूंगा, मतलब अब ये सोच के कि मैं कुछ मांगू, मुझे खुद ही शर्म आती है। अकेले मैं ही थोड़ी हूँ दुनिया में, इतने सारे लोग हैं। तो मुझे बहुत मिला है। बस ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि जितना सम्मान मुझे आपने दिलवाया है, आखिरी सांस तक इस सम्मान पे मैं खरा उतरूं, मेरे से अनजाने में भी इतनी सी भी गलती ना हो कि जिससे इस सम्मान पे कोई ठेस पहुंचे। बस जीवन ऐसे ही कट जाए। आप लोगों का प्यार मिला है, ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके।
ये तो सिकेरा जी मन ही कर रहा है ये इंटरव्यू ख़त्म करने का, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास भी एक इंटरव्यू को सुनने की सीमा होती है। बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू मैं आपको बिना किसी काट छाट के सुनवाऊँ, क्योंकि इसमें एक IPS अफसर से ज़्यादा एक बेटा है, बेटे का जुनून है, पिता की आँख के सपने हैं और बेटे का उन सपने को पूरा करने का प्रण है। ये एक फिल्मी कहानी लग सकती है आपको, लेकिन आप देख रहे होंगे कि सिकेरा जी जैसा बहादुर अफसर कम से कम इस इंटरव्यू में 5 से 6 बार उनका गला रोधा, आंखों में आंसू आए कि भावुक पल का जो वो अपने पिता को याद कर रहे थे। मुझे यकीन है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया। आप भी सिकेरा जी को मेल से या व्हाट्सएप पे मैं उनको फ़ोन नंबर शेयर करूँगा। आप ज़रूर बताइएगा कि वो कैसे लगे आपको और ये इंटरव्यू आपको कैसे लगा। थैंक यू। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।